गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री राम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिपैनोसोमा को। सबसे पहले करेंगे इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। फाइलम प्रोटोजोआ, तो ये प्रोटोजोआ का मेंबर है। क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, जीनस ट्रिपैनोसोमा और स्पीशीज जाति गैम्बियंस। जीनस और स्पीशीज को या तो इटैलिक फॉर्म होता है, टेढ़े अक्षरों में, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, या फिर वैज्ञानिक नाम लिखने पर उसके नीचे अंडरलाइन की जाती है। तो आप जब भी लिखो वैज्ञानिक नाम तो उसके नीचे हाथ से लिखो, तो इस तरह से अंडरलाइन कर दिए जाते हैं। तो मैंने इसमें इटैलिक फॉर्म यूज़ किया है, इनको तिरछा करके दिखाया है। अब आता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है वितरण, यानी कि ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ट्रिपैनोसोमा मध्य और पश्चिमी अफ्रीका, नाइजीरिया और कॉन्गो में ही सीमित है। संक्रमण की सर्वाधिक घटना नदियों और झीलों के निकटवर्ती क्षेत्रों में होती है, क्योंकि इनकी रोगवाहक कीट सैट्सी फ्लाई वहाँ की घनी वनस्पति में ही पाई जाती है। तो ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। अब आता है इसका हैबिट्स एंड हैबिटेट, स्वभाव और आवास। तो ट्रिपैनोसोमा मनुष्य में अफ्रीकी निद्रा नामक अति घातक रोग उत्पन्न करता है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में यह परजीवी संक्रमित मनुष्यों के रुधिर और लसिका ग्रंथियों में वास करता है और बाद में यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, को प्रभावित कर ज्वर, रुधिरहीनता, एनीमिया, आलस्य और मृत्यु का कारण होता है। तो सैट्सी फ्लाई या सैट्सी मक्खी इसकी प्रमुख रोगवाहक है, जो इसको एक मनुष्य से दूसरे में पहुंचाती है। तो कभी कभी ट्रिपैनोसोमा प्राणी पालतू और जंगली पशुओं जैसे बंदरों, सूअरों, बारहसिंगों, भैंस, रीढ़-बग्गों का अस्थायी या आश्रय परपोषी रिजर्वर होस्ट की भांति भी उपयोग करता है। तो ये सब इसके क्या है? रिजर्वर होस्ट, अस्थायी होस्ट। इन अस्थायी परपोषितों में परजीवी परिवर्तन न करके केवल मानव में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करता है। इस आश्रित या जो इसका आश्रय परपोषी होता है में इस परजीवी का प्रवेश तथा निर्गम सदैव सैट्सी फ्लाई के रुधिर चूषण से ही होता है। तो सैट्सी फ्लाई रुधिर चूसती है और उसी के थ्रू ये इन जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनमें जाता है, जो मनुष्य और आश्रय परपोषी का रुधिर पान करती है, रुधिर को अपने फूड के रूप में लेती है, रुधिर को चूसती है। तो ये हो गया इसका स्वभाव और आवास। ये देखिए, तो जो ट्रिपैनोसोमा है वो इस तरह से दिखाई देता है, ब्लड के अंदर दिखाया गया है। तो ये जो पिंक कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है? ट्रिपैनोसोमा है। तो इस तरह से दिखाई देता है जब अपने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। ये होती है इसकी मॉर्फोलॉजी। तो आइए अब देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी कि आकार की, देखने में कैसा होता है। तो ट्रिपैनोसोमा एक कोशिकीय शरीर, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ का मेंबर है। तो एक कोशिकीय हो गया। शरीर सूक्ष्मदर्शीय, माइक्रोस्कोपिक, लंबा, पत्ती के समान चपटा और दोनों सिरों पर शुंडाकार टेपरिंग होता है।
यह 10 माइक्रोन से 40 माइक्रोन तक लंबा और 2.5 से 10 माइक्रोन तक चौड़ा होता है। इसका अगला सिरा जिससे मुक्त कशाब निकला होता है नुकीला, जबकि पश्च सिरा कुंद होता है। तो ये देख लीजिए मॉर्फोलॉजी के अंदर अगला सिरा इस तरह से नुकीला है और पीछे वाला सिरा इस तरह से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। तो ये हो गए इसकी स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी। तो ट्रिपैनोसोमा के 2 परिवर्तनीय रूप होते हैं। कशेरुकी परपोषी मनुष्य की रुधिर धारा में ट्रिपैनोसोमिड प्राणी लंबे, पतले और छोटे होते हैं या मध्यवर्ती रूप में होते हैं, यानी कि ना तो ज़्यादा वो लंबे होते हैं और ना ही छोटे। और अकशेरुकी परपोषी जो सैटसी फ्लाई होती है उसकी मध्यांतर में ट्रिपैनोसोमिड रूप लंबा और पतला तथा ग्रंथियों के अंदर छोटा और पतला होता है। इसको बोलते हैं क्राईइडियल रूप। तो 2 रूप हो गए, एक ट्रिपैनोसोमिड और दूसरा क्राईइडियल। तो ट्रिपैनोसोमिड मनुष्य के अंदर पाया जाता है और क्राईइडियल रूप किसमें पाया जाता है? सैटसी फ्लाई की लाला ग्रंथियों में। तो उसकी ग्रंथियों का नाम है लाला ग्रंथियां, तो उसके अंदर ये पाया जाता है। अब आती है पेलिकल। वो क्या चीज़ होती है? तो इसके संपूर्ण शरीर के चारों ओर एक पतला, लचीला और दृढ़ आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेलिकल। तो पेलिकल हमने युगलिना के अंदर भी देखी थी। तो युगलिना की जो बाहर वाली स्ट्रक्चर थी, संरचना थी, उसको पेलिकल बोलते हैं। वैसे ही ट्रिपैनोसोमा के जो बाहर वाली ये लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं? पेलिकल। तो पेलिकल कोशिका कला तथा महीन तंतुओं, जिन्हें लघु नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, द्वारा अवलंबित रहती है और शरीर की संपूर्ण लंबाई में फैली रहती है। तो ये हो गया उसका बाहर का आवरण। फिर आता है फ्लैजिलम, कशाब। तो कशाब क्या चीज़ है? कशाब युगलिना में भी देखा था हमने, तो उसी तरह से इसमें पाए जाते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा में एक कशाब पाया जाता है, इसलिए यह एक कशाबी प्राणी है। कशाब शरीर के पिछले सिरे के निकट स्थित एक आधारी पिंड, जिसको ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसल बॉडी कहते हैं, उससे निकलता है। सेम ऐसे ही होता है। तो कशाब जिस पॉइंट से शरीर से निकलता है उसको ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसल बॉडी कहा जाता है और ये अगले सिरे पर स्वतंत्र होता है। जब इसका टीएस काट कर देखते हैं किसका? कशाब का, तो हमें 9+2 की संरचना ही दिखाई देती है। तो 9 तंतु परिधि की तरफ, 2 तंतु सेंटर में, जो हमने पीछे युगलिना के अंदर किया था सेम वैसे ही। तो कशाब की कोई भी स्ट्रक्चर देखें किसी भी जीव के अंदर तो उसकी आंतरिक संरचना या टीएस बिल्कुल सेम आती है, 9+2 की ही अरेंजमेंट होती है। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट इसमें तरंगित कला, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। तो जब कशाब स्पंदन करता है, स्पंदन का मतलब वाइब्रेट करता है, तो इसके साथ जुड़ी हुई तनुत्वक खींचकर एक झिल्लीवत वलन फोल्ड की भांति रचना बनाती है और इसको बोलते हैं अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कौन सी बन जाएगी? जैसे ये, तो ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन झिल्लीवत संरचना, तरंगित कला। इस कला को अर्धतरल रुधिर में गति के लिए अनुकूल समझा जाता है। तो ये किस काम आती है? गति करने में हेल्प करती है। फिर आता है नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य तनुत्वक के द्वारा घिरा रहता है। तो तनुत्वक के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। यह एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभेदित नहीं होता, तो सिर्फ सिंपल ही होता है कोशिका द्रव्य। फिर नेक्स्ट आ जाता है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो कोशिका द्रव्य के अंदर एक बड़ा अंडाकार और आशयी केंद्रक होता है। केंद्रक कला दोहरी और छिद्रदार होती है। छिद्रदार मतलब उसमें केंद्रक के जो छिद्र होते हैं, न्यूक्लियोपोर, वो पाए जाते हैं। केंद्रिका पाई जाती है
जो केंद्र में स्थित रहती है और इसके चारों ओर एक स्पष्ट साफ स्थान होता है। केंद्रक द्रव्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं? जो केंद्रिका के अंदर का द्रव्य है उसमें पाए जाते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। अब आ जाता है इसका रिप्रोडक्शन, जनन क्रिया। तो इसमें अलैंगिक जनन होता है और वो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या चीज़ होती है? द्विखंडन, अनुदैर्ध्य द्विखंडन द्वारा होता है। तो ट्रिपैनोसोमा में लैंगिक जनन होता ही नहीं है, किंतु इसमें अनुदैर्ध्य द्विखंडन, जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं, उसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। सबसे पहले काइनेटोप्लास्ट और ब्लेफेरोप्लास्ट विभाजित होकर युग्मित हो जाते हैं। तो वो विभाजित होंगे और फिर जुड़ जाएंगे। पुराना कशाब दोनों ब्लेफेरोप्लास्टों में से एक के साथ जुड़ा रहता है, जबकि दूसरे ब्लेफेरोप्लास्ट से एक नया कशाब वृद्धि करने लगता है। तो पहले वाले में से कशाब लगा रहता है और दूसरे में से दूसरा कशाब बनने लग जाता है। ब्लेफेरोप्लास्ट 2 हो गए थे। सूत्री विभाजन द्वारा केंद्रक 2 संतति केंद्रकों में बंट जाता है और अंत में इसका शरीर आगे से पीछे की ओर अनुदैर्ध्य रूप से बीचों बीच से फटकर 2 संतति ट्रिपैनोसोमा प्राणियों का निर्माण कर देता है। जैसे यूग्लिना में हुआ था सेम वैसे ही। तो शरीर 2 भागों में बंट गया और 1 से 2 संतति बन गए। अब करते हैं इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या चीज़ होती है? जीवन चक्र। तो लाइफ साइकिल इन मैन और लाइफ साइकिल इन सैटसी फ्लाई। सबसे पहले देखेंगे हम लाइफ साइकिल को। लाइफ साइकिल इन मैन, मनुष्य के अंदर क्या होता है? सबसे पहले करेगा संक्रमण। कोई स्वस्थ मनुष्य है तो उसको संक्रमित करता है कैसे? तो ट्रिपैनोसोमा द्वारा मनुष्य में संक्रमण सदैव सैटसी मक्खी के काटने से शुरू होता है। तो मक्खी ने मनुष्य को काटा। यह मक्खी अपनी लाला ग्रंथियों की अवकाशिका में इसके संक्रमणकारी अनुचक्री मेटासाइक्लिक रूपों को आश्रय देती है। तो मक्खी की अवकाशिका में क्या है? जो उसकी ग्रंथियों की विकाशिका, उसके अंदर इसके संक्रमणकारी रूप हैं। जब यह मक्खी मनुष्य का रुधिर पान करती है तो अनुचक्री ट्रिपैनोसोमा को उसके शरीर में मुक्त कर देती है। तो उसके मुंह के अंदर जो भी संक्रमणकारी अवस्था थी उसको किस में डाल दिया? मनुष्य के ब्लड के अंदर। अशन करते समय, अशन का मतलब फीडिंग करते समय, यह मक्खी अपने नखरों से मानव त्वचा की सतह को पकड़कर शुंड से इसमें छेद करती है। रुधिर का सकंदन रोकने के लिए मक्खी पहले अपना कुछ सलाइवा, जिसमें एक प्रतिस्कंदक होता है, वो रुधिर में डाल देती है ताकि रुधिर जमे नहीं और वो लगातार जो ब्लड है उसको सक करती रहे। और इसी के साथ संक्रमणकारी ट्रिपैनोसोमा का भी सरोपण मनुष्य के अंदर हो जाता है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ होती है? गुणन, यानी कि वो अपनी संख्या बढ़ाएगा। तो मानव रुधिर में इस परजीवी की संख्या में वृद्धि की सब अवस्थाएं वही कोशिकीय होती हैं, क्योंकि संक्रमण के बाद यह रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करता बल्कि रुधिर प्लाज्मा में ही रहता है। मानव रुधिर में सबसे पहले इसके अनुचक्री कशाबहीन रूप लंबे, पतले और कशाबयुक्त अवस्था में बदल जाते हैं। इसके बाद ये अपने कशाब और तरंगित कला वो थी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, तो उसकी गतियों द्वारा मुक्त रूप से रुधिर में तैरने लगते हैं और शीघ्रता और सक्रियता से अनुदैर्ध्य द्विखंडन विधि से गुणन करने लगते हैं। तो हुआ था ना बाइनरी फिजन से वृद्धि, 1 से 2, 2 से 4, तो इस तरह से वो अपनी संख्या बढ़ाने लग जाते हैं। तो संख्या बढ़ गई। थर्ड आता है मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। जब रुधिर में प्रतिरक्षियों का निर्माण होने से
ग्लूकोज का अवशोषण बंद हो जाता है तो ग्लाइकोलाइसिस में बाधा पड़ जाती है और ट्रिपैनोसोमा विभाजन करना बंद कर देता है। ऐसी परिस्थिति में ये सिकुड़कर छोटे ठूठ रूप में बदल जाता है और मुक्त कशाब का अभाव होता है, यानी कि इसका जो कशाब है वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। लंबे पतले रूपों के छोटे ठूठ सदृश रूपों में परिवर्तन होने में कुछ छोटे और मुक्त छोटे कशाब वाले मध्यस्थ रूप भी उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि उसकी अलग अलग अवस्थाएं बन जाती हैं। मध्यस्थ और छोटे ठूठ सदृश दोनों ही रूप अपनी ऊर्जा सपूर्ति के लिए पायरुविक अम्ल के वायवीय ऑक्सीकरण पर निर्भर रहते हैं। तो इनके जो ठूठ जैसे रूप हैं वो पोषण के लिए भोजन नहीं करते। यदि वे सेटसी मक्खी द्वारा परपोषी के रुधिर के साथ नहीं चूसे जाते तो वो मर जाते हैं। तो वो इसी अवस्था में मर जाते हैं अगर उनको सेटसी फ्लाई नहीं लेती। क्यों? क्योंकि वो फीडिंग करना तो बंद ही कर देते हैं, तो इसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। फिर आता है रेलेपेज ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण का पुनरावर्तन। तो ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि लंबे और पतले ट्रिपैनोसोमा में से कुछ के रूप परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ये रुधिर के उन प्रतिजनों को ही बदल देते हैं जिनके लिए परपोषी ने प्रतिरक्षी उत्पन्न किए हैं। ये अपरिवर्तित पतले दुबले रूप रुधिर में जीवित रहते हैं, लगातार विखंडन करते हैं और भविष्य में बार बार संक्रमण होता रहता है। तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल मैन के अंदर, मनुष्य के अंदर। नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल इन सेटसी फ्लाई। फर्स्ट पॉइंट है सेटसी मक्खी में स्थानांतरण, ट्रांसफर टू सेटसी फ्लाई। मनुष्य के अंदर चल गई थी ट्रिपैनोसोमा। अब क्या होता है, जब सेटसी मक्खी एक संक्रमित मनुष्य का रुधिर चूसती है तो रुधिर में भ्रमण करने वाले ट्रिपैनोसोमा के छोटे ठूठ रूप, जो उसने कशाब गिरा के अपना गोल सी संरचना बना ली थी उसको बोलते हैं ठूठ रूप, वो उन रूपों को भी चूस लेती हैं। ब्लड के अंदर है तो वो मक्खी के अंदर चले गए और ये ठूठ रूप ही वाहक में परिवर्तन करते रहते हैं। वाहक कौन है? मक्खी। तो उसके अंदर परिवर्तन करते हैं। डेवलपमेंट इन मिडगट, तो उसकी मध्यांतर में परिवर्तन कहते हैं। वो परिवर्तन कैसे होता है? तो कीट की मध्यांतर की परिपोष कला में अब इसका परिवर्तन होता है, जहाँ ये प्रजीवी लंबे पतले रूपों में बदलकर अनुदैर्ध्य द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं और इनका काइनेटोप्लास्ट शरीर के पश्च सिरे से कुछ आगे की तरफ सरक जाता है और इस क्रिया में पायरुविक अम्ल के माइटोकॉन्ड्रियाई ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो माइटोकॉन्ड्रियाई क्या करता है? इसको एनर्जी देता है। तो उसके अंदर विभाजन होता है और वो उनकी संख्या बढ़ती है। फिर डेवलपमेंट इन सलाइवरी ग्लैंड्स, तो लाला ग्रंथियाँ में परिवर्तन। तो ये सलाइवा ग्लैंड्स जो होती हैं उसको बोलते हैं लार ग्रंथियाँ। इसके बाद लंबे पतले आकार के प्रजीवी परपोषी कीट कौन है? सेटसी फ्लाई। उसकी ग्रसिका और मुखांगों से होकर सलाइवा ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं और वहां इनका कायांतरण क्राइथीडियल रूप में हो जाता है। दो रूप थे ना, एक ट्रांसमेजिड और एक क्राइथीडियल। तो क्राइथीडियल रूप किस में बनता है? सेटसी फ्लाई में। इन रूपों में शरीर छोटा, कशाब समानित और काइनेटोप्लास्ट केंद्रक के सामने आ जाता है। इस अवस्था में प्रजीवी श्वसन क्रिया करता है। लार ग्रंथियों की अवकाशिका में क्राइथीडियल रूप जनन करते हैं और ये पतले अनुचक्री रूपों में बदल जाते हैं। इस अवस्था में माइटोकॉन्ड्रियाई क्रिया फिर लुप्त हो जाती है। अप्रजीवी के क्राइथीडियल रूपधारी कोई सेटसी मक्खी किसी स्वस्थ मनुष्य का रुधिर पीने के लिए उसे काटती है। तो मक्खी के अंदर परिवर्तन कंप्लीट हो गया। अब ये मक्खी किसी स्वस्थ मनुष्य को काटेगी। क्यों काटेगी? क्योंकि उसको ब्लड पीना है उसका। उसी टाइम क्या होता है,
कि जब वो उसको मनुष्य को काटेगी तो उसकी लार के साथ परजीवी के ये रूप स्वस्थ मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ये नया संक्रमण उत्पन्न करते हैं। तो सेटसी मक्खी के शरीर में रहते हुए परजीवी संक्रमणकारी मेटासाइक्लिक अवस्था में पहुंचने तक लगभग 20 दिन का समय लेता है। इसके बाद लगभग 185 दिन तक यह मक्खी संक्रमणकारी रहती है, यानी कि वो 185 दिन तक वो मक्खी संक्रमणकारी रहती है, संक्रमण कर सकती है। तो इसके संक्रमण का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए ये क्या है, साइकिल से दिखाया गया है। मैन है, मैन से ये ट्रिपैनोसोमा है। तो सेकंड देखिए आप डायग्राम, मैन है, इन्फेक्टेड मैन, उससे सेटसी फ्लाई क्या ले लेगी, परजीवी को। ये मैन है, मैन से सेटसी फ्लाई ने परजीवी ले लिया। फिर क्या हुआ, फिर ये सेटसी फ्लाई फिर से मैन को काटेगी, मैन से ये सेटसी फ्लाई में फिर से जाएगा, मैन को काटेगी तो इस स्वस्थ मैन को इन्फेक्ट कर दिया, फिर ये संक्रमित हो गया, इसको फिर से सेटसी फ्लाई खाएगी और ये दूसरे मनुष्य को इन्फेक्ट कर देगी। तो इस तरह से ये साइकिल मनुष्य के अंदर चलता है। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, पालतू पशु, उनमें भी वैसे ही है। तो डोमेस्टिक एनिमल से सेटसी फ्लाई, फिर डोमेस्टिक एनिमल, फिर से सेटसी फ्लाई। तो ये स्वस्थ है, उसमें से सेटसी फ्लाई क्या करेगी कि इन्फेक्टेड से स्वस्थ को इन्फेक्ट करेगी। इन्फेक्टेड होता है संक्रमित। तो डोमेस्टिक एनिमल मान लीजिए ये इन्फेक्टेड है, ये इन्फेक्टेड है, मक्खी ने खून चूसा, इसके अंदर वो लार्वा पहुंच गए, फिर ये स्वस्थ को काटेगी तो उसके अंदर पहुंच गए, फिर ये भी इन्फेक्टेड हो गया, इससे फिर से मक्खी लेगी और दूसरे के अंदर ये इन्फेक्ट कर देगी। इसी तरह से वाइल्ड एनिमल, ये इन्फेक्टेड वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड यानी कि जंगली जानवर, उसमें से सेटसी फ्लाई ने ले लिया लार्वा, इसके मुख के अंदर चला गया, फिर ये स्वस्थ को इन्फेक्ट करेगी, ये भी इन्फेक्टेड हो गया, फिर इसमें से फिर से सेटसी फ्लाई ले गया और फिर से ये वाइल्ड एनिमल के अंदर। तो ये साइकिल चलता रहता है और जो जीव हैं या मनुष्य हैं वो इससे संक्रमित होते रहते हैं। ये देखिए लाइफ साइकिल पूरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेप देखिए, तो सेटसी फ्लाई है वो क्या करेगी, ब्लड ले लेगी, किसका, इन्फेक्टेड मैन का। सेटसी फ्लाई है, उसके अंदर क्या है, इन्फेक्टेड लार्वा है, मनुष्य को काटेगी तो ये मनुष्य के अंदर चलेगी। अब क्या है कि मनुष्य के अंदर क्या चीज़ होता है, ये जो इन्फेक्टेड मेटासाइक्ल है उसकी फॉर्म्स बदलेगी। ये देखिए मक्खी थी, मक्खी ने मनुष्य को बाइट किया, यहाँ पहुँच गए, मनुष्य के अंदर पहुँच गए ये मेटासाइक्लिक, ये वृद्धि करेगा, एक से बनेंगे दो तो ये दो बन गए, दो बन गए ना। फिर क्या है कि अब ये जब दो बन गए तो जब मक्खी ने फिर से मनुष्य को बाइट किया तो ये कहाँ चले गए, मक्खी के अंदर। फिर क्या हुआ, मक्खी के अंदर जाएंगे तो इस तरह से ब्लड की जो सीरम है उसके अंदर इसमें इसकी ट्राइमेस्टिगोट स्टेज बनेगी, दो बन गए। फिर क्या हुआ, मिडगट के अंदर ये मक्खी के अंदर प्रोसीजर चल रही है, इधर वाली ये देखिए ये मक्खी है ना बीच में, तो ये सारी मक्खी के अंदर ट्राइमेस्टिगोट बन गया, फिर इससे ट्रिप्टोमेस्टिगोट बन जाएगा, तो ये अगली अवस्था बन गई। फिर इससे इस तरह से विभाजन हुआ, दो बन गए, तो ये क्या हुआ, एपीमेस्टिगोट स्टेज। ये अलग अलग स्टेज हैं, ठीक है। ये थी ट्राइमेस्टिगोट, ये प्रोसाइक्लिक ट्राइमेस्टिगोट, ये एपीमेस्टिगोट बन गई। तो एपीमेस्टिगोट को फिर से जब ये मक्खी के माउथ के अंदर जाती है तो ये स्वस्थ मनुष्य को जब बाइट करती है तो उसको इन्फेक्ट कर देती है। तो इसी वजह से ये सारी प्रोसीजर चलती रहती है। तो ये कैटल क्यों दिखाई है साथ में, ये कैटल इसी वजह से दिखाई है
क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसको, वैसे तो इसके दो ही परपोषी होते हैं, एक मनुष्य और दूसरा सेट्सी फ्लाई, लेकिन कई बार इसका मध्यस्थ परपोषी या रिजर्वर होस्ट कौन होता है, ये कैटल वगैरह, जंगली जानवर वगैरह या फिर पालतू पशु। तो इसी वजह से कई बार इसमें सिर्फ वो थोड़ा टाइम के लिए रहती है इन्फेक्ट करने के लिए, बस परिवर्धन वगैरह इसमें कुछ नहीं करती, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इसका यूज़ करती हैं। तो ये सारा साइकिल चलता रहता है और मनुष्य के अंदर इन्फेक्शन होता रहता है। स्वस्थ मनुष्य यहाँ से इस तरह से चलेगा, तो इधर वाला मक्खी के अंदर है और ये वाला मनुष्य के अंदर है। बहुत इजी है, डायग्राम को देखिए, समझिए। ये देखिए नीचे सिंबल दिए हैं इन्फेक्टिव स्टेज, तो ये है इन्फेक्टिव स्टेज ऊपर की तरफ, फर्स्ट नंबर ये है इन्फेक्टिव स्टेज। और जहाँ पर माइक्रोस्कोप दिखा है वो है डायग्नोस्टिक। डायग्नोसिस मतलब होता है उसका निदान, पहचान करना। तो इस स्टेज में पहचान की जा सकती है, जब ये इस फॉर्म में होते हैं मनुष्य के अंदर तभी पहचान की जा सकती है। और ये होती है इसकी इन्फेक्टेड स्टेज। इन्फेक्टेड जब संक्रमण की अवस्था, इस अवस्था में इसका जो लार्वा वगैरह होते हैं वो पूरी तरह से परिवर्तित होते हैं, मक्खी के अंदर होते हैं और ये पूरी तरह से संक्रमित अवस्था होती है। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। अब आते हैं कि इसके द्वारा जो रोग उत्पन्न किया जाता है वो कौन सा रोग है। स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग बोलते हैं इसको। इस रोग के क्या लक्षण हैं? सेट्सी मक्खी के काटने से स्थानीय जलन होती है, यानी कि जहाँ पर मक्खी काटेगी वहाँ पर जलन होगी और कुछ दिनों बाद वो जलन शांत हो जाती है। मानव के रुधिर में ट्रिपैनोसोमा के स्वरूपन द्वारा संक्रमण होता है। जब वो ट्रिपैनोसोमा मनुष्य के ब्लड में चले गए तब वो संक्रमण होता है। ट्रिपैनोसोमा रुधिर प्लाज्मा में परिवर्तन करने के अलावा उसकी ग्रंथियों में भी प्रवेश कर जाते हैं। इनके प्रवेश से लसिका ग्रंथियों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। परंतु जब यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क मेरुद्रव में प्रवेश करते हैं तो निद्रा रोग उत्पन्न हो जाता है। जो अपने को नींद आती है तो ये किस वजह से आती है? इसी वजह से आती है क्योंकि उस पर अपने ब्रेन का कंट्रोल होता है, मस्तिष्क का, तो ये अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है। अनियमित रूप से पुनरावर्ती ज्वर का होना इस रोग का प्रथम लक्षण है। रिकरेंट फीवर, यानी कि बार बार फीवर होता है। शारीरिक दुर्बलता, भार में कमी, रक्तहीनता, ब्लड की कमी, नब्ज की दर अधिक होना और सिर में जोर का दर्द इस रोग के लक्षण हैं। इसके बाद रोगी पहले कुछ नियमित अंतरालों पर सोना आरंभ करता है और बाद में वो गहरी नींद में सो जाता है और इसका अंत सदैव मृत्यु में होता है। तो व्यक्ति को पहले थोड़े थोड़े टाइम के बाद नींद आती है, फिर लंबी नींद आती है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है जब संक्रमण की अवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है इसका डायग्नोसिस, निदान। तो रुधिर की अरंजित फिल्मों अथवा बढ़ी हुई लसिका ग्रंथियों से निकाले गए द्रव में ट्रिपैनोसोमा को प्रयोगशाला में देखा जा सकता है। तो ब्लड को लेकर सैंपल चेक करके उसमें से इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा लसिका ग्रंथियों से निकाले गए जो द्रव होता है उसमें भी इसको देखा जा सकता है। निद्रा रोग की अवस्था में अथवा सिस्टर्नी छेदन द्वारा प्राप्त किए गए मस्तिष्क मेरु द्रव का परीक्षण आवश्यक हो जाता है। यानी कि जब वो निद्रा रोग हो गया तो उस समय क्या करते हैं कि जो अपना मस्तिष्क का मेरु द्रव होता है उसकी टेस्टिंग की जाती है। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट, चिकित्सा। तो जब ये रोग प्रारंभिक अवस्था में होता है उस समय इसकी चिकित्सा की जाती है, परंतु परजीवी के एक बार मस्तिष्क मेरु द्रव में प्रवेश कर जाने पर इस पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन हो जाता है और इस कार्य के लिए कई औषधियाँ या दवाइयाँ दी जाती है, जैसे सुरामिन, सोडियम, बेयर, एंटोक्सिल, ट्राइपोरोमाइड,
तो ये सारी दवाइयों के नाम हैं जो इस रोग के लिए दी जाती हैं। फिर आता है प्रिवेंशन, निवारण। तो इस निद्रा रोग का निवारण इसके वाहक सेटसी मक्खी के उन्मूलन पर निर्भर करता है, सेटसी मक्खी को खत्म करना। तो स्थानीय क्षेत्रों में नदियों के साथ नीचे फैले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर साफ करना चाहिए, मतलब गंदगी वगैरह साफ कर दें जिससे वो मक्खियाँ बढ़े नहीं। गांवों के आसपास झाड़ियों आदि क्षेत्रों में डीडीटी का छिड़काव सेटसी मक्खियों के नियंत्रण में प्रभावकारी है। पालतू और जंगली पशु जो परपोषी की भांति कार्य करते हैं उनको मार देना चाहिए, परंतु यह एक ऐसा उपाय है जो क्रियात्मक नहीं है, यानी कि ये लीगल नहीं है, हम नहीं मार सकते। इसके अलावा प्रति 2 या 3 माह बाद 1 ग्राम सुरामीन या एंट्राइपोल का इंजेक्शन लेते रहने से भी इस रोग से बचाव किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा मेन क्या है, मक्खी को ख़त्म करना, सेटसी मक्खी को ख़त्म करना चाहिए और गंदगी वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए और वहाँ पर डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। तो ये इस रोग से निवारण का उपाय है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक ट्रिपैनोसोमा ख़त्म होता है। ट्रिपैनोसोमा से रोग होता था स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग, तो उसको हमने स्टडी कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।